एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं तीसरे मौलिक अधिकार में क्या है। 6 मौलिक अधिकार है ना, तो 6 में से हम तीसरा पढ़ रहे हैं। तीसरे मौलिक अधिकार में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24 पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3 पर आता है। और कितने आर्टिकल हैं? 2, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या बात कही गई है? क्या? अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या किया गया है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, अर्थात इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, फरोख्त, बिक्री, बेगारी, तस्करी तथा इसी तरीके का कोई अन्य कार्य, कोई भी जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। आप देखते हैं कि कभी कभी फोर्स लेबर होती है, ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता है, फोर्सफुली कार्य किया जाता है, तो वो हमारे संविधान के तहत अपराध है। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती कार्य कराते हैं, श्रम कराते हैं, तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन है। या फिर आप किसी को बंधुआ मजदूर, आप देखते हैं, पहले आप इतिहास में देखेंगे तब क्या होता था कि अगर कोई किसान ऋण ले लेता था, ज़्यादातर किसान अगर अच्छे जमींदार से ऋण ले लेते थे, अगर वो नहीं दे पाते थे, जैसे वो फसल पर ऋण लेते थे कि फसल कटाई होगी तब आपका ऋण उतार देंगे, चुका देंगे, परंतु ऐसा तो नहीं है कि फसल जितनी उन्होंने अपेक्षा की हो हमेशा वैसी हो। कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है जिसके कारण फसल बेकार हो जाती है, या जो किसानों के अनुरूप है उस अनुरूप नहीं हो पाती। तब क्या होता है? जमींदारों का ऋण नहीं उतर पाता, फिर उसके बाद उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, वो मजदूर बना ले जाते हैं, बंधुआ मजदूर, और फिर वो उनसे जैसे चाहे काम लेते हैं। तो इस तरीके का श्रम या तस्करी अर्थात खरीद फरोख्त, व्यापार, आप देखते हैं बड़े स्तर पर मानव तस्करी की जाती है। इधर से उधर छोटी छोटी बच्चियों को बड़े स्तर पर एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है देह व्यापार के लिए। तो ये तस्करी, मानव व्यापार की, मानव की तस्करी, मानव क्या कहा गया? मानव के दुर्व्यापार। तो इस तरीके की बलात् श्रम या फोर्सफुल काम करवाना, इस तरीके के अगर आप अपराध करते हैं तो आपको विधि के अनुसार, यानी कि जिस तरीके का कानून उससे संबंधित बनाया गया है, आपको दंड मिलेगा। आप तस्करी नहीं कर सकते, आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करा सकते, आप उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, यही बात कही गई है इसमें कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी, यानी कि बिना उसका मेहनत ताना दिए हुए फ्री में काम करवाना, कि उससे मेहनत भी करवाई, उसका से श्रम भी लिया, और उसको उसकी जितना भी पैसा बनता है, जितने भी चीज़ें होती है, चार्ज बैठता है, वो आपने नहीं दिया। तो यही है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, बेगारी, बलाश्रम, फोर्सफुल लेबर, इसी तरीके का कोई भी काम अगर ज़बरदस्ती लिया जाता है तो वो निषिद्ध, अर्थात उस पर रोक लगाई गई है, वो गलत ठहराया गया है। और जिसका उल्लंघन करने पर विधि, क्योंकि आप जानते हैं जो दंड दिया जाता है वो विधि के द्वारा ही दिया जाएगा, जो निर्धारित किया गया है जिस अपराध के लिए। तो जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि अगर देश सेवा में, राष्ट्रीय सेवा में, सामाजिक सेवा में आवश्यकता पड़ती है, तो आपको अगर देश कहता है कि भाई सेवा कीजिए, यहाँ पर सेवा आप दीजिए, तो आपको सेवा देनी होगी। ये 23(2) के अंतर्गत रखा गया है, पार्ट 23 का 2। तो इसमें ये जोड़ा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य है। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि आवश्यक नहीं है कि सभी लोग सेना में जाएं, नहीं आवश्यक है ना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, हमारे देश में आवश्यक नहीं है।
परंतु हमारे देश में यहाँ कहा गया है कि कोई ऐसी स्थिति पड़ जाती है तब आपको बाध्य किया जाएगा, तब आपसे कहा जाएगा, तब आपको सेवा देनी होगी सेना में या सामाजिक सेवा, जिस तरीके की आशा आपसे की गई है कि या कहा गया है कि आप ये सेवा दीजिए, तो आपको सेवा देना अनिवार्य है राष्ट्रीय हित में, समाज सेवा में। परंतु कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अनिवार्य तौर पर सेना में सेवा देना कुछ समय के लिए आवश्यक है, जैसे इजराइल, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण कोरिया, इरिट्रिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको सेना में सेवाएं देना कुछ समय के लिए आवश्यक है। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की श्रेणी में कितना, 14 वर्ष कितना रखा गया है बच्चों को, कि आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कितने वर्ष तक के, तो 14 वर्ष तक के से कम आयु के वाले बच्चों को खानों अर्थात माइन, आप देखते हैं ना खान होती है, कोयले की खान होती है, माइन, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे, जैसे आप पटाखे क्रैकर्स देख सकते हैं, क्रैकर्स कितना जोखिम भरा काम है, बड़े स्तर पर वहाँ पर भी बच्चे कार्य करते हैं, तो अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 24 किस चीज़ का प्रतिषेध करता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप कारखाने में, माइन अर्थात खानों में, या फिर किसी भी जोखिम भरे काम में अगर आप लगाते हैं तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और आपको इसके तहत दंड दिया जाएगा। परंतु ये अधिकार अब व्यापक स्तर पर हो गया है। अब किसी भी काम में नहीं, सिर्फ यही नहीं कि बस यही कारखाने या जोखिम भरे काम, अब आप को 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को अर्थात नाबालिग बच्चों को आप किसी भी कार्य में नहीं लगा सकते, आपको उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है। तो अब ये व्यापक स्तर पर इसमें बदलाव भी किया गया है। अब आप बालकों को किसी भी काम में, जो भी बालक है, नाबालिग है, आप उनको कार्य में नहीं लगा सकते। सबसे पहला अधिकार उनका स्टडी का है, पढ़ाई का है। चलिए, तो ये दोनों अधिकार हमने देखे। कौन से अधिकार? अनुच्छेद 23 और 24 अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 अनुच्छेदों में 23 और 24 में, दोनों याद रखिएगा आप। और ये नोट डाल के ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे कि क्या आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं, हमने आपसे बात की थी कि 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में, 6 मौलिक अधिकार हैं। आपसे पूछ लिया जाता है, कभी सीरियल बिल्कुल सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो ये सीक्वेंस में है। सबसे पहला कौन सा अधिकार है? समता या समानता का अधिकार। कितने से कितने अनुच्छेद में है आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 तक किस चीज़ की बात की गई है? समानता के अधिकार की बात की गई है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। किस तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या बात करता है? स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तीसरा क्या है जो आज हमने अभी पढ़ा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 से 28 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से 28 तक किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या? संस्कृति और यानी कि कल्चर और एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30 2 आर्टिकल है इसमें भी, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। क्या? आर्टिकल 32 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि किस तरीके से
हमारे जो अधिकार हैं अगर उनका कोई हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 32 में बताई गई है। जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 तब वहाँ पर क्लियर तौर पर आपसे बात करेंगे इस पर। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कौन सा अधिकार आया, तो समता समानता का, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कितने से कितने आर्टिकल में है। तो ये सीक्वेंस में इस तरीके से भी याद होने चाहिए और ये डिटेल्ड मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। अब देखिए नोट, मैंने आपको यहाँ बताया 6 मूल अधिकार है। अभी वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, परंतु जब संविधान बना था उस समय कितने थे, 7 थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन, कितने, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1979, कब, 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार था किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19F। मैंने आपको पहले ही बताया, 19F जब पढ़ाया था तब बताया था। तो 2 अनुच्छेद हटाए गए थे, कौन से, एक तो अनुच्छेद 31 से हटाया गया था संपत्ति संबंधित जितना भी प्रावधान से, और दूसरा अनुच्छेद 19F से, 19 जो अनुच्छेद 19 है उसी का पार्ट 19F को भी, वो भी संपत्ति के बारे में बात किया गया करता था। तो इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया था। अब किस आर्टिकल के तहत है संपत्ति का अधिकार, 300A के तहत। आप यहाँ पर देखिए, ये पे स्मॉल लेटर में ए लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में जो है ए लिखा गया है, अर्थात इसको बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। जो चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी होती है बाद में, सॉरी स्मॉल लेटर में गलती हो जाती है, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा है अर्थात इसको बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, तो आप बात करेंगे अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत है, अब 300A। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धन्यवाद।